तो मित्रों, आप लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। चिंता मत कीजिए, जब तक आपका भाई आपके साथ रहेगा आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। संस्कृत भयानक है। क्यों भयानक भाई? संस्कृत सबसे आसान है और आप लोगों को उन आसान में भी आसान करने के लिए भयानक भयानक क्वेश्चन और सुंदर सुंदर क्वेश्चन याद रखिएगा। संस्कृत में एक भी संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, संस्कृत विषय में, संस्कृत भाषा में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, संस्कृत विषय में हिंदी भाषा में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन रहेगा संस्कृत विषय से संबंधित, लेकिन पूछेगा उसको हिंदी में। तो हिंदी में जवाब देने के लिए हम लोग हिंदुस्तानी काले पीछे रहेंगे। इसीलिए अब क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंतिम तक बने रहिए। एक एक चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, आने वाला नहीं समझिए आ गया है। थंबनेल में तो आप देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन आउट माना आउट। आपको अगर विश्वास है तो आप मेरे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, समझ जाइए, सीख लीजिए और एग्जाम के बाद हम पर कमेंट कीजिएगा कि सर आपका क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, पहले आप जानिए। देखिए, संस्कृत में डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 पाठ का नाम है मंगलम। अब मंगलम में देखिए, हमने लगभग 40, 45, 50, 60 क्वेश्चन तक जनरल बैच में पढ़ा है, लेकिन आपके क्रैश कोर्स के बैच में हमने मात्र 4 क्वेश्चन पढ़ाया। उस 4 क्वेश्चन को देख लीजिए, याद कर लीजिएगा चारों क्वेश्चन को। आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहां रहती है? विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? और नदी और विद्वान में समानता क्या है? मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें, नदियां समुद्र में किस प्रकार मिलती है। ये 4 क्वेश्चन है। यदि आप 4 क्वेश्चन को नहीं याद कर पाए तो आप 2 क्वेश्चन को याद कर लीजिए। एक आत्मा का स्वरूप कैसा है और दूसरा मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। चारों कर लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर चारों नहीं कर पाए तो 2 क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। बाद में आप लोग लिख लीजिएगा, पहले समझ जाइए। दूसरा चैप्टर में हमने 6 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम और इसमें हमने 6 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरा है कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे। तीसरा है पाटलिग्राम के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। चौथा है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र की स्थिति क्या थी। और छठा है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का वर्णन करें। इसमें से 3 क्वेश्चन अगर आप 6 याद कर लिए तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर नहीं तो कम से कम 3 क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र की स्थिति क्या थी, इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे चलिए, लेसन 3 में चैप्टर का नाम है अलस कथा। आलसशाला में आग क्यों लगाई जाए। आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई। चारों आलसियों के संवाद को अपने शब्दों में लिखें। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से अगर 5 याद कर लिए तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। पहला है वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई। चारों आलसियों के संवाद को अपने शब्दों में लिखें और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अगला देखिए, चैप्टर 4 है संस्कृत साहित्य लेखिका और इसमें 6 क्वेश्चन को हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया। अगर 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बेहतर है, नहीं तो कम से कम 3 क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन जान लीजिए। विजयांका कौन थी और उसका समय क्या था। पंडिता क्षमाराव कौन थी और इनकी प्रमुख रचनाओं को लिखें। विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती किसने और क्यों कहा। गंगा देवी कौन थी और वर्तमान समय की 3 संस्कृत लेखिकाओं का वर्णन करें, का नाम लिखें। असाती मैत्रेयी कौन थी। फिर भी अगर आप 6 क्वेश्चन को नहीं सीख पाए तो कम से कम 3 क्वेश्चन को जरूर सीख लीजिएगा। एक पंडिता क्षमाराव, एक गंगा देवी और एक मैत्रेयी। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 5 भारत महिमा। इसमें 4 क्वेश्चन है। अगर 4 पढ़ लिए बहुत सुंदर, नहीं तो कम से कम 2 को जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारी मातृभूमि कैसी है। दूसरा है भारत की भूमि किन किन से सेवित है। तीसरा है देवतागण किसका गीत गाते हैं और क्यों, तथा भारत की भूमि पर देवता
क्यों जन्म लेना चाहते हैं। चौथा है हमारे देश में लोग किस प्रकार रहते हैं। अगर आप ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तब तो आपका जय जयकार हो, नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा वाला, हमारी मातृभूमि कैसी है और भारत की भूमि किन किन से सेवित है। अगला 7वां चैप्टर, छठा चैप्टर में हो गया भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा से हमने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन लिया है, जिसमें से 3-4 प्रमुख ले लिए हैं, लेकिन 6 के 6 याद कर लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि अच्छा चैप्टर है। विवाह संस्कार में होने वाले कर्मकांडों के बारे में लिखें। उसके बाद शैक्षणिक संस्कार कितने हैं और कौन कौन, किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं, संस्कार के कितने रूप हैं और कौन कौन से, उसके बाद शैशव संस्कार कौन कौन है और संस्कार का मूल अर्थ क्या है। अगर आप 6 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 4। विवाह संस्कार में होने वाले कर्मकांड, शैक्षणिक संस्कार, किसान संस्कार को गोदान क्यों कहते हैं और किसान संस्कार का मूल अर्थ क्या है। चैप्टर नंबर 7 है नीति श्लोका, और उसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया, और 6 क्वेश्चन में पहला है मनुष्य के 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं जो पुरुषों को मारकर भूमि पर सुला सकता है। नरक के कितने द्वार है और कौन कौन। पंडित किसे कहते हैं, मूर्ख या मूढ़ चेतना नराधम किसे कहते हैं। उसके बाद संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ होते हैं, क्षमा किसे कहा जाता है। अगर ये 6 क्वेश्चन कर लिए तब तो आपकी जय हो, नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नरक के कितने द्वार हैं, पंडित किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं और क्षमा किसे कहते हैं। आगे लेसन 8 में कर्मवीर कथा में एक है राम प्रवेश का घर कहां और कैसा था, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहां देखी गई। उसके बाद कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अभिखन टोला कहां। इसमें से अगर आप 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपकी जय हो, पहला, दूसरा और तीसरा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9वां चैप्टर स्वामी दयानंद चैप्टर है, बहुत बढ़िया कहानी है। अगर आपको सर पढ़ाए होंगे तो बेहतर है, नहीं तो देख लीजिएगा, हम तो फिर नया सेशन में पढ़ाएंगे, अभी तो समय नहीं है आप लोगों के लिए, इसीलिए केवल क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और उसके आंसर को भी। स्वामी दयानंद कौन थे, उनके बचपन का नाम क्या था। प्राचीन समाज में कौन कौन से दोष है, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, समाज के उत्थान के लिए स्वामी दयानंद ने कौन कौन से कार्य किए, स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहां हुआ। ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से आप 3 क्वेश्चन को सीख लीजिए। 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को सीख लिया तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम 3 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है प्राचीन समाज में कौन कौन से दोष हैं, दूसरा स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, और चौथा है समाज के उत्थान के लिए स्वामी दयानंद ने कौन कौन से कार्य किए। अगला देखिए 10वां चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम का पहला क्वेश्चन है पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है। मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी का वर्णन कौन और किससे किया, किसे सुनाते हैं। श्री राम ने विशालाक्षी किसे और क्यों कहा। चित्रकूट कौन आते हैं। यानी ये 5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमने 2 को ही सिलेक्ट किया। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है, मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। ये बड़ा प्यारा सा और काव्य के रूप में दिया हुआ है। चलिए 11वां चैप्टर का नाम है व्याघ्रपथिक कथा। बड़ा प्यारा और बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। इसमें भी 5 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए। अगर 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो बेहतर है, लेकिन वो 5 क्वेश्चन को देख लीजिए। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। सात्विक दान क्या है। धन और दवा किसे देना चाहिए। किसका पुत्र और पत्नी मर चुका था और क्यों। यानी मतलब ये 5 क्वेश्चन है। अगर 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो बेहतर है। अगर 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होगा। पहला कि बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। सात्विक दान क्या है और धन और दवा किसे देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेसन 12 कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। यानी कर्ण से दानवीरता पाठ से है। उसके बाद कर्ण की दानवीरता के चरित्र पर प्रकाश डालें। उसके बाद शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी और क्यों। शक्र कौन था और वह कर्ण से क्या मांगने के लिए आया था। यानी ये 4 क्वेश्चन, जिसमें से 3 को हमने भी मार दिया।
जिसमें से पहला क्वेश्चन है कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमिंग सून लिख दीजिए तो कोई गलती नहीं। उसके बाद दूसरा है शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। तीसरा शक्र कौन था और वह कर्ण से क्या मांगने के लिए आया था। ये दोनों का आंसर लगभग सेम होगा, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। लेसन 13 में है विश्व शांति चैप्टर। विश्व शांति चैप्टर में पहला क्वेश्चन है कौन पूरे पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। अशांति के कौन कौन से कारण हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। यानी ये 4 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण, लेकिन अगर 4 नहीं कर पाए तो मेरे भाई 3 जरूर कर लीजिएगा। एक पहला क्वेश्चन है कौन पूरे पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। अशांति के कौन कौन से कारण है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अगला है शास्त्रकारा 14वां चैप्टर। इसमें हमने 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए तब तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कम से कम एक बार लाइक तो कर दीजिए। लाइक क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर अगला वीडियो आएगा ना, तो सब्सक्राइब किए रहिएगा तब ना देखिएगा अगला वीडियो। ठीक है, धमाकेदार वीडियो सब आपके लिए लाएंगे, एक एक सब्जेक्ट का आपके लिए लाते रहेंगे। जो ये नहीं, जो इतिहास का नहीं देखें देख लीजिए, इतिहास हर एक विषय का हम डे बाय डे देते रहेंगे, आप विश्वास रखिए। वेदांग कितने हैं और कौन कौन, उनके प्रवर्तकों का नाम लिखें। उसके बाद शास्त्र क्या है, उसके बाद भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों का नाम लिखें। उसके बाद आयुर्वेद, ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ का परिचय दें। उसके बाद है गुरु द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति जानते हैं। नहीं तो अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा गाइड में, क्वेश्चन बैंक में कहीं ना कहीं इसका आंसर जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका आंसर भेज दिया जाएगा या बना करके दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो इसमें अगर 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम 3 क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। वेदांग कितने हैं और कौन कौन इनके प्रवर्तक दे दीजिएगा। शास्त्र क्या है, भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तक का नाम लिखें। और अगर ये 3 क्वेश्चन देख लिए तो आपका ये खत्म हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण का एक साथ वीडियो आएगा, आप बने रहिएगा। जब आएगा भयानक से आएगा और ज्यादा दिन में नहीं आएगा, कल से परसों तक में सारा वीडियो हम आपको दे देंगे। बस आप लोग जल्दी अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों के पास शेयर कर दीजिए और उनको कहिए कि सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो अपना प्यारा सा कमेंट दे दीजिए और वीडियो को जहां तक होता है फैलाइए। विश्वास कीजिए, इससे ज्यादा अगर आ गया तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। जय हिंद।